गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का क्या कहता है कि किसी भी निकाय को दी गई कुल ऊष्मा किस किस में खर्च होती है, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में खर्च होती है और साथ ही साथ उस पर कुछ कार्य किया जाता है। ये हमने ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कल देखा था, कल इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। आज हम अपना डिस्कशन करेंगे ऊष्मा भंडार के संपर्क में यदि कोई निकाय रखा जाए तो उसकी अवस्था में किस तरह से परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले हमको समझने की ज़रूरत है कि ऊष्मा भंडार क्या होता है। तो ऊष्मा भंडार एक ऐसा निकाय होता है जो कि ऊष्मा का अनंत भंडार होता है, मतलब कि एक तरह का निकाय ही होता है, लेकिन उसके पास इतनी ऊष्मा होती है कि चाहे हम उससे कितनी भी ऊष्मा ले लें या उसे कितनी भी ऊष्मा दे दें, उसकी कुल ऊर्जा में, उस निकाय की कुल ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे निकाय को हम कहते हैं ऊष्मा भंडार। यानी कि यदि कोई निकाय ए है और एक निकाय ए प्राइम है, ठीक है, तो ए निकाय से ए डैश निकाय में, ए प्राइम निकाय में कितनी भी ऊष्मा का स्थानांतरण हो या फिर ए प्राइम से ए में कितनी भी ऊष्मा का स्थानांतरण हो, इस निकाय की ऊर्जा में, कुल ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस तरह के निकाय को हम कहते हैं ऊष्मीय भंडार, ऊष्मा का भंडार कहते हैं, ठीक है। इसे एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, जैसे कि आपने एक चाय का कप है, उसे खुला रख दिया है रूम में, ठीक है, तो रूम की जो कुल ऊर्जा है चाय की कुल ऊर्जा की तुलना में बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है। चाय से ऊष्मा का स्थानांतरण रूम में होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई आदमी बाहर से आकर उस रूम में बैठे तो उसे ऐसा महसूस नहीं होगा कि रूम का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। उसे क्या महसूस होगा, जैसा कि पहले था। यानी कि एक छोटे निकाय को ऊष्मीय भंडार की तुलना में कैसा माना जा सकता है, नगण्य माना जा सकता है। ये हुआ हमारा ऊष्मीय भंडार। और साथ में वॉल्यूम में भी डिफरेंस होता है, मतलब कि एक निकाय की तुलना में, एक सामान्य निकाय की तुलना में ऊष्मा भंडार जो कि एक प्रकार का निकाय ही है, उसका आयतन बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी कि यदि एक है ए निकाय, एक है ए प्राइम निकाय, ठीक है। यहाँ हम देख लेते हैं, यदि एक निकाय है ए, ठीक है, और एक निकाय है ए प्राइम, यदि इसको मैंने ऊष्मा भंडार लिया है और ये क्या है, एक सामान्य निकाय है, यदि इन दोनों निकायों के बीच में इंटरेक्शन होता है, ठीक है, तो इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, संयुक्त निकाय के रूप में ए स्टार लिख सकती हूँ, ठीक है। लेकिन ए और ए निकाय, ए प्राइम निकाय में क्या है, ये ऊष्मा का भंडार है, यानी कि ये निकाय इसकी तुलना में बहुत बड़ा है। यानी कि ए प्राइम लगभग किसके इक्वल लिख सकती हूँ मैं, ए स्टार के इक्वल लिख सकती हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए ए निकाय जो है इनिशियली आयत स्टेट में है। आयत स्टेट में होने का क्या मतलब है कि किसी समय पर, किसी पर्टिकुलर टाइम पर किसी निकाय ए, कोई निकाय ए है, उसके PVT निर्देशांक हो सकते हैं, P1, V1, T1 निर्देशांक हो सकते हैं। मतलब कि इन वेरिएबल से हम किसी भी निकाय की अवस्था को दर्शाएंगे, ये हमने पहले ही बताया था। अब मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे हैं, दूसरे टाइम पर इसके वेरिएबल्स हो सकते हैं P2, V2 और T2। यानी कि क्या है कि किसी एक अवस्था में होने की प्रायिकता किस पर निर्भर करेगी, निकाय ए प्राइम पर निर्भर करेगी, ठीक है। इसको भी एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए एक निकाय है ए निकाय को हमने क्या माना, एक पात्र में हमने बर्फ रख दी, ठीक है, बर्फ के टुकड़े रख दिए एक पात्र में। अब अगर हम कहें कि अगर मैं इसे वातावरण में छोड़ दूं तो क्या ये बर्फ के टुकड़े पिघल जाएंगे, आप कहेंगे कि हाँ ये पिघल जाएंगे, लेकिन डिपेंड किस पर करेगा कि बाहर का इसका जो ऊष्मा भंडार है वो किस तरह का है। यदि इसे हम रखें मतलब कि रेगिस्तान में अगर इसे रख दिया जाए तो डेफिनेटली ये पिघल जाएगी, लेकिन इसे बहुत ही ठंडी जगह पर जहाँ पर बर्फबारी होती है ऐसी जगह पर यानी कश्मीर में रख दिया जाए तो बर्फ़ के टुकड़े नहीं पिघलेंगे। यानी कि निकाय की किसी भी समय पर अवस्था किस पर निर्भर कर रही है, उसके बाहर जो भी ऊष्मा का भंडार है,
ठीक है, उस पर निर्भर कर रही है। ये ए निकाय है और ए प्राइम निकाय क्या है, ऊष्मा का भंडार है। यानी कि ए निकाय की किसी समय पर अवस्था किस पर निर्भर कर रही है, ए प्राइम निकाय पर निर्भर कर रही है। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए ए निकाय की ऊर्जा को मैंने ई आई ले लिया है। इनिशियली प्रारंभ में ई आई क्या है, ए निकाय के लिए, और ई प्राइम क्या है, मैंने ले लिया है ए प्राइम निकाय के लिए। ठीक है, तो इन दोनों का संयुक्त क्या होगा, ए स्टार होगा, ए स्टार निकाय होगा। यानी कि ई प्लस ई आई, सॉरी ई प्राइम प्लस ई आई किसके बराबर होगा, ई स्टार के बराबर होगा। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। और ई प्राइम किसके बराबर लिखा जा सकता है, ई स्टार माइनस ई आई के बराबर लिखा जा सकता है। इसे इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया है। अब हम देखते हैं, हमने बात की कि एक निकाय कि किसी भी समय पर अवस्था किस पर निर्भर करेगी, उसके पास जो कि ऊष्मा भंडार है उस पर निर्भर करेगी। ठीक है, तो निकाय ए निकाय है, ए निकाय के किसी समय पर कोई अवस्था आई है, आयत अवस्था में पाए जाने की प्रायिकता निकालनी। तो पाए जाने की प्रायिकता किस पर निर्भर करेगी, ई प्राइम इस पर निर्भर करेगी। ओमेगा ई प्राइम क्या है, ए प्राइम निकाय की एक्सेसिबल स्टेट्स है। ठीक है, एक्सेसिबल स्टेट्स के बारे में हमने बात करी थी कल की क्लास में। अभिगम्य अवस्थाएं क्या होती है, वे अवस्थाएं जो कि स्थूल, वे सूक्ष्म अवस्थाएं जो कि स्थूल निकाय के लिए लागू होने वाली सभी शर्तों का पालन करती है। तो हमारा जो ए निकाय है उसकी आयत स्टेट में पाए जाने की प्रायिकता किस पर निर्भर कर रही है, ऊष्मीय भंडार की अवस्था पर निर्भर कर रही है। ठीक है, तो ये इस तरह से निर्भर कर रही है। तो अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊं तो एक कांस्टेंट मुझे मिलेगा, सी प्राइम कांस्टेंट हमने ले लिया। ठीक है, अब इसका अगर लॉग लें, लॉग लेने पर, लॉग ई बेस पर लेने पर, तो एल एन पी आई प्राइम लिखेंगे, पी आई लिखेंगे, ये एल एन सी प्राइम हो जाएगा प्लस एल एन ओमेगा ई प्राइम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमने इक्वेशन नंबर 2 लिखा है, तो इक्वेशन नंबर 2 से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर एल एन पी आई है, एल एन सी प्राइम प्लस एल एन ओमेगा ई प्राइम की जगह क्या लिखा जा सकता है, ई स्टार माइनस ई आई लिखा जा सकता है। इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इक्वेशन नंबर 2 से हमने लिख दिया है। अब देखिए, इसको मैं नाम दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए, इसका मुझे एक्सपेंशन करना है। ठीक है, इसका मुझे क्या करना है, एक्सपेंशन करना है। तो इसका एक्सपेंशन हम करेंगे टेलर सीरीज से। टेलर सीरीज आप मैथ्स में पढ़ेंगे, टेलर सीरीज से प्रसार करने पर, टेलर सीरीज से प्रसार करने पर एल एन ओमेगा ई स्टार माइनस ओमेगा ई स्टार माइनस ई आई, ये किसके बराबर मिलेगा, एल एन ओमेगा ई स्टार। ठीक है, अगर यहाँ पे a माइनस बी होता तो उसी तरह से आप टेलर सीरीज का एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो माइनस डेल अपॉन डेल ई एल एन ई स्टार ई आई, और बाकी के टर्म्स को हम नगण्य मान सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्सपेंशन अब हमें क्या करना है, उठाकर यहाँ पर रखना है। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, हमने एक बीटा पैरामीटर पढ़ा है। ठीक है, बीटा पैरामीटर जो कि हमने 1/kt के इक्वल पढ़ा है, इसे हम किसके बराबर लिख सकते हैं, इसे हम डेल अपॉन डेल ई, यहाँ पे स्टार आएगा क्योंकि यहाँ पे स्टार है ना, इसीलिए डेल ई स्टार एल एन
ई स्टार इसके बराबर लिख सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर, अगर मैं इस इक्वेशन नंबर 4 नाम दूँ और इसे इक्वेशन नंबर 5 नाम दूँ तो इक्वेशन नंबर 5 को इक्वेशन नंबर 4 में यूज़ करेंगे। देखिए इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर 5 को हमने यूज़ करना है इक्वेशन नंबर 4 में, ठीक है। तो ln ओमेगा ई स्टार माइनस ई आई, इसको किसके बराबर लिखा जा सकता है? देखिए यहाँ से ये तो है ही सही, ln ओमेगा ई स्टार, ठीक है, माइनस इसको क्या लिखा जा सकता है? बीटा लिखा जा सकता है, बीटा पैरामीटर बीटा ई आई इसे लिखा जा सकता है, ठीक है। अब इसे इक्वेशन नंबर दे देते हैं 5 हो गया, 6 नाम दे देते हैं। अब इक्वेशन नंबर 6 में ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को उठाकर हमने इक्वेशन नंबर 3 में रखनी है। सो क्या करना है? यूजिंग इक्वेशन 6 इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 में इसको पुट करते हैं, ठीक है। तो इसे मैं यहाँ से हटाकर डायरेक्टली लिख देती हूँ, या इसकी जगह मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ। यहाँ से क्या लिखना है इसकी जगह? ln ओमेगा ई स्टार माइनस बीटा ई आई लिख देंगे। इक्वेशन नंबर इसे 7 नाम दे देते हैं। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये और ये दोनों प्लस में है, हमें लॉगरिथम के रूल्स तो पता ही है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? ln pi इज इक्वल टू ln, देखिए इसको मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हो, सी प्राइम ओमेगा ई स्टार लिख सकते हैं माइनस बीटा ई आई है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि सी प्राइम तो एक कांस्टेंट है ही सही, ठीक है। साथ ही साथ हमने ये कहा कि ए और ए प्राइम निकाय जो दो निकाय हैं, जिसमें से ए प्राइम क्या है? ऊष्मीय भंडार है, और ए निकाय सामान्य निकाय है। इन दोनों का जो संयुक्त निकाय है ए स्टार, वो निकाय कैसा है? एक विलगित निकाय है, यानी कि ये अपने सराउंडिंग से किसी तरह का इंटरेक्शन नहीं करता है। आपस में तो इंटरेक्शन होता है ए और ए प्राइम निकाय में, लेकिन इनका जो संयुक्त निकाय ए स्टार बनता है वो वातावरण से, अपनी सराउंडिंग से किसी तरह का इंटरेक्शन नहीं कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि उसकी एनर्जी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। और जबकि एनर्जी कांस्टेंट होगी तो इसकी एक्सेसिबल स्टेट्स भी क्या होगी? एक कांस्टेंट होगी, यानी कि इस पूरे टर्म को क्या लिखा जा सकता है? एक नए कांस्टेंट सी के बराबर लिखा जा सकता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम इसे सी के बराबर लिख देते हैं। इसे जब नए कांस्टेंट सी के बराबर लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? ln पी आई इज इक्वल टू ln सी के बराबर लिखेंगे, एक नया कांस्टेंट हो गया माइनस बीटा ई आई हो गया, ठीक है। इसको इधर पक्षांतरण करेंगे और फिर लॉगरिथम के रूल्स लगाएंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं? ln पी आई अपॉन सी लिख सकते हैं। इसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू माइनस बीटा ई आई लिख देंगे, ठीक है। यहाँ से क्या लिखा जा सकता है? अगर इसका एंटीलॉग लें तो पी आई अपॉन सी इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस बीटा ई आई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या लिखा जा सकता है? पी आई इज इक्वल टू सी, कॉन्स्टेंट है, ई टू द पावर माइनस बीटा ई आई हो गया है। और ये हमारी क्या हो गई? किसी निकाय के आयत स्टेट में पाए जाने की प्रायिकता हो गई, जो कि किसके समानुपाती हुई? ई टू द पावर माइनस बीटा ई आई के समानुपाती हो गई। पी आई इज प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई टू द पावर माइनस बीटा ई आई, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे ऊर्जा का मान बढ़ेगा, जैसे जैसे किसी निकाय के ऊर्जा स्तर में ऊपर की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे उस स्टेट में, उस अवस्था में उस निकाय के पाए जाने की प्रायिकता एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करती है, ठीक है। ये यहाँ से हमें इसकी
प्रायिकता मिल गई है। अब देखिए यहाँ पर इसकी प्रायिकता में क्या है, एक कांस्टेंट सी आ रहा है, ठीक है, एक कांस्टेंट सी आ रहा है। अब इसका मान हमें निकालना है। इसका मान निकालने के लिए हम क्या कहते हैं कि कुल प्रायिकता कितनी होती है, कुल प्रायिकता हमेशा किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है, यानी कि सिग्मा समेशन ऑफ पी आई शुड बी इक्वल टू 1, ठीक है। पी आई की वैल्यू अगर पुट करें तो सी समेशन ऑफ सी ई टू द पावर माइनस बीटा ई आई, दिस इज इक्वल टू 1। सी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, समेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस बीटा ई आई इज इक्वल टू 1, यानी कि सी यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, 1 अपॉन समेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस बीटा ई आई मिल जाएगा, ठीक है। इसको उठा के हमने क्या करना है, देखो इक्वेशन नंबर 6 आई थिंक हम नाम दे चुके थे, तो इसे इक्वेशन नंबर 7 नाम दे दूँ और इसे इक्वेशन नंबर 8 नाम दे दूँ। इक्वेशन नंबर में अगर कुछ आगे पीछे हो तो वो आप देख लीजिए। तो इक्वेशन नंबर 8 हो गया। सो पुटिंग इक्वेशन नंबर, पुट इक्वेशन नंबर 8 इंटू 7, सो पी आई जो कि क्या है, निकाय के आयत स्टेट में पाए जाने की प्रायिकता है। सो पी आई विल बी इक्वल टू ई टू द पावर माइनस बीटा ई आई अपॉन समेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस बीटा ई आई, ये हमारी क्या हो गई, प्रायिकता हो गई। अब यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं पार्टीशन फंक्शन या सम वितरण फलन कहते हैं। सो सम वितरण फलन यहाँ से क्या होगा, इस समेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस बीटा ई आई के इक्वल होता है, जिसे हमने नया नाम दिया है पार्टीशन फंक्शन। सम वितरण फलन, सम वितरण फलन या पार्टीशन फंक्शन, पार्टीशन फंक्शन इसे हम कहेंगे, ठीक है। सो पार्टीशन फंक्शन z से इसे डिनोट करेंगे, z विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस बीटा ई आई, ठीक है। यहाँ पर बीटा पैरामीटर जो था उसे किसके बराबर लिखा जाता है, 1 अपॉन के बी टी के इक्वल लिखा जाता है। और के बी क्या है यहाँ पर, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ठीक है। के बी क्या है यहाँ पे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ये हमारा हुआ पार्टीशन फंक्शन, यानी कि प्रायिकता, प्रायिकता इसे यहाँ पर अच्छे से लिख देते हैं, निकाय के आयत स्टेट में, आयत अवस्था में पाए जाने की प्रायिकता, पाए जाने की प्रायिकता, जिसे किससे डिनोट किया हमने, पी आई से डिनोट किया है। तो पी आई किसके इक्वल होगा, पी आई होगा ई टू द पावर माइनस बीटा ई आई अपॉन जेड के इक्वल होगा, जहाँ पर बीटा को क्या लिखा जा सकता है, 1 अपॉन के टी लिखा जा सकता है। तो पी ई टू द पावर माइनस 1 अपॉन के टी, यानी कि ई आई अपॉन के टी लिख सकते हो, ई आई अपॉन के टी, के बी टी, के बी से दिखाएंगे हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को, और अपॉन जेड। तो आपको क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि यदि कोई निकाय ऊष्मा भंडार के संपर्क में है तो सिद्ध कीजिए कि उसके आयत स्टेट में पाए जाने की प्रायिकता ई टू द पावर माइनस ई आई अपॉन के बी टी अपॉन जेड होगी, जहाँ पर जेड क्या है, एक पार्टीशन फंक्शन है। तो ये हमें एग्जाम में आता है प्रूव करने का, तो इसको हम प्रूव कर सकते हैं, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे हमारे पास इस यूनिट के अंदर 1-2 टॉपिक और रह जाते हैं जो कि ज़्यादा बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे हैं, जिसमें हमें ये देखना होगा कि निकाय की एंट्रोपी क्या होगी, निकाय की हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी क्या होगी, ये सब हम देखेंगे। तो आई थिंक नेक्स्ट क्लास में हमारी ये यूनिट फिनिश हो जाएगी, उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे इसी पेपर की। थैंक यू।